हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार या स्टेट की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ कर ली हैं। तो आप लोगों ने यदि उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के देख लीजिए और एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप या स्टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। मिनिमम आपको 75 क्वेश्चन ही करना है, आप पास हो जाएंगे इस पेपर को। उसके बाद टीजीटी का पेपर देने को मिलेगा। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8, 4, 6, 2। पहला प्रश्न का सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका तोड़ मरोड़ नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, कि निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। जैसे कि लेखा परीक्षक, ऑडिट, दूरभी संधि, क्लूजन, सम्मति। तो सम्मत या आम सहमति इसको कहते हैं। तो कंसेंसस, रिश्वत, ब्राइब। आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। अब बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, रीतिरा काव्य आत्मा काव्यस्य किसका कथन है? वामन, भट्टनायक, शंकुक, दंडी। सही उत्तर का चयन करिए। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वामन ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। इन्होंने ही गुणों को रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन जो थे वो ध्वनि आचार्य थे। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए कि ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति का क्या तात्पर्य है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो जैसा 5 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। ये व्यंजना शक्ति का कार्य है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कि प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं? गौड़ी, शुद्धा, शुद्धा रूढ़ा, शाब्दी, आर्थी, गौड़ी, रूढ़ा। 6 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा गौड़ी एवं शुद्धा, ये प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? प्रतिभा, ईश कृपा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो इसमें आपको बताना है कि किसको नहीं माने हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 का बी ऑप्शन, ईश कृपा। बाकी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8,
भट्टतौट के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, क्षणम स्वरूप स्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवे। 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू में कौन सी शब्द शक्ति है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थी व्यंजना। ठीक है, इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, और उसमें भी भेद होते हैं। जो आर्थी व्यंजना होती है उसके 2 प्रकार होते हैं, अभिधा मूला आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना। तो ये सब व्यंजना के प्रकार हैं, उन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान देना है। यदि आपको व्यंजना शब्द शक्ति या शब्द शक्ति से संबंधित प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शब्द शक्ति से संबंधित एक वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मात्र 20 मिनट के करीब है, उसमें आपको अभिधा लक्षणा व्यंजना सभी शब्द शक्तियों के बारे में अच्छे से डिटेल्ड में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटना है। दोहा द्रुतो विलंबित सवैया, सोरठा इंद्रवज्रा मंदाक्रांता, चौपाई दोहा रोला, मंदाक्रांता सवैया चौपाई। तो सिर्फ मात्रिक छंद छांटना है, तो 10 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, चौपाई दोहा और रोला, ये सब मात्रिक छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपका दोहा छंद है। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, यानी कि ये और ये, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से आरोही क्रम में कौन है वर्णों के क्रम के आधार पर। तो 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में 14 होते हैं। मंदाक्रांता 17 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रीडित इसमें 19 वर्ण होते हैं। तो ये घटते से बढ़ते क्रम की ओर गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमला किस गण का उदाहरण है? जगड़, सगड़, रगड़, तगड़। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जो कमला है वो सगड़ का उदाहरण है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि सगड़ में क्या क्या आएगा, तो आपको एक सूत्र जो यमाता राज भान सलगा है वो याद होना चाहिए।
तो सलगा, सलगा में सो लगा। एक बार आपको समझा देते हैं। यमाता राज भान सलगा, ये आपका है, ये सूत्र है। और इसमें जैसे आपको बताना है तो सगड़ है, तो सौ से स्टार्ट करेंगे और 3 अक्षर तक ले जाएंगे, यानी कि स सिंगल है तो इसका एक मात्रा हो जाएगा, ल एक मात्रा हो जाएगा, और गा ये आ की मात्रा है तो ये डबल हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो सगड़ का जो मात्रा हो जाएगा 1 1 2, इस तरह से लघु लघु गुरु। तो कमला जो है इसमें सगड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 कि गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26, 28। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो 14 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। आवेगों से विपुल विकला शीर्ण शय्या कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया शुष्क ओष्ठा अधीरा। इन पंक्तियों में छंद है मंदाक्रांता, मत गयंद सवैया, मालिनी, वंथस्थ। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर। कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है, और आपके सामने देखिए ऑप्शन है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है, यह छंद 6 पंक्तियों का होता है, यह संयुक्त छंद है। तो लक्षण नहीं है, बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पहले दोहा की लाइन आती है, उसके बाद तब रोला आता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, सोरठा, दोहा, हरिगीतिका। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिगीतिका छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर कि भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से कौन नहीं है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, भामह। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भट्टलोलट भी थे, शंकुक भी थे, भट्टनायक भी थे और अभिनवगुप्त थे। ये भामह आपके नहीं थे, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताना है। माधुर्य, रति, संयोग, वियोग। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो श्रृंगार का अस्थाई भाव है वो रति है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। तू दयालु दीन हव, तू दानी हव भिखारी, हव प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस, करुण रस। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि ये भक्ति रस का पंक्ति है। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भट्टनायक।
21 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। ठीक है, और ये जो किस दर्शन से संबंधित है, तो ये शैव दर्शन से संबंधित है, ये क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद भट्ट लोलट का क्या है, तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, उत्पत्तिवाद। ठीक है, शंकुक का अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद। और भट्टनायक का भुक्तिवाद, भुक्तिवाद या कह सकते हैं कि भोगवाद। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, में कौन सा रस निहित है? शांत रस, अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस। तो जैसा कि हंसी मजाक वाली बात हो रही है, तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, हास्य रस है। मैं ऐसा महावीर हूँ, बड़ाई कर रहा है कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, तो हंसी आएगी इससे। 23 नंबर प्रश्न। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, विभत्स रस। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो 23 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो भयानक रस हो जाएगा, इसमें भय प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 5, 8, 10, 12। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, उद्देश्य बताना है। ठीक है, आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है, आजकल किसी का भी काम करने को तैयार है, आजकल कोई भी। तो इसमें 25 नंबर में आपको उद्देश्य बताना है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, आजकल कोई भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, और वाक्य क्या है कि उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर होता था। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसे कि 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त वाक्य, क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया। और देखिए संयुक्त वाक्य वहीं पे होता है जहाँ पे इसलिए, या, परंतु, एवं, तथा आ करके 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानना है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। अब इसमें विशेषण उपवाक्य बताना है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, वही बच्चा जो मेहनती होता है सफल। 27 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा जो मेहनती होता है, ये विशेषण है। जो मेहनती होता है वो सफल हो जाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम, इसकी आवश्यकता है उसमें। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का विकल्प है। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। अब सही उत्तर आप लोग पहचानिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जैसा कि 29 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य का पहचान करना है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती है। तो 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि व्याकरणिक दृष्टि से आपका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को करके ये चरती नहीं हो सकता है, चरता नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है। तो बादशाह खांसता हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न 32 नंबर, शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो 32 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, राम ने रोटी खाई है। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। वाक्य में अशुद्ध अंश है। उनकी प्रतीक्षा देखी, 1 वर्ष तक मैंने। तो देखिए इसका जो 33 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, की जाती है। ठीक है, तो ये अशुद्ध अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके मजदूरों के बच्चों के पेट पालने के लिए सही होता है। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। खाना बना रही है माँ मेरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरी माँ, मेरी, ये कर्ता का विस्तार है, मेरी शब्द। अगला प्रश्न 36 नंबर, तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो पढ़ने से ही मालूम चल गया कि आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य। मुहावरा का चयन करना है और सही अर्थ बताना है। नाक रगड़ना, खुजली करना, माफ़ी मांगना, नाकों में फुंसी होने पर रगड़ना, अर्थ ज्ञात नहीं है। तो नाक रगड़ने का मतलब सीधा सीधा हो जाता है माफ़ी मांगना। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरा का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो आपका 38 का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पास में वस्तु रहने पर भी चारों ओर खोजना। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकोक्ति, सही लोकोक्ति को चुनना है और बताना कि इसमें कौन सी लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी होना,
9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो 39 का आपका सही जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये लोकोक्तियाँ गांव में या लोगों को कही जाती है कि जो लोग अल्प ज्ञानी होते हैं, अधूरा ज्ञान होता है वो, बाकी और सभी मुहावरा है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणों को विपरीत नाम होना, अपने हाथ भगवान के पास, शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अपने हाथ से किया गया कार्य अच्छा होता है। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो अपने हाथ से किया गया कार्य अच्छा होता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, गागर में सागर भरना, थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो 41 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना। सही मुहावरे का चयन करना है जो सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपर की बातें करना और किसी धुन पर अड़े होना। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि 42 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, 2 से 4 बनाने का गणित यही होता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। तो 43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से आदर करना, इसी को कहते हैं आंखें बिछाना। अगला 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, बहुत बढ़कर बातें करना, उद्योगी को ही धन मिलता है, लेने का देना। तो 44 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, नुकसान होते होते जो कुछ भी बच जाए वही बहुत। अगला प्रश्न 45 नंबर, शोकाकुल, शोकाकुल में समास बताना है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो 45 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो शोक से आकुल को कहते हैं शोकाकुल, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो जैसा कि गौशाला, गायों के लिए जो घर होता है उसे गौशाला कहते हैं, तो के लिए इसमें कारक चिन्ह आया है, तो इसलिए 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव। तो 47 नंबर आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो धनंजय, तो धनंजय देखिए हम लोग अर्जुन को भी कहते हैं, तो इसलिए ये इसका एक थर्ड शब्द की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये संख्यावाची है इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। 48 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कि यथाशक्ति में समास है द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो 49 का आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो अव्ययभाव समास हो जाएगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब आज का ये अंतिम प्रश्न है और आज की प्रश्नोत्तरी में सिर्फ 50 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने पर बोरिंग हो जाएगा। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में कर ली जाएगी। तो आपको बताना है कि इसमें किसमें द्वंद्व समास नहीं है। सीताराम, परशुराम, लाभ हानि, भाई बहन। तो 50 नंबर का आप लोग सही उत्तर को बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें भी द्वंद्व है, इसमें भी द्वंद्व है, इसमें भी है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा परशुराम, इसमें आपका द्वंद्व समास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में।
आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर के। नमस्कार।